हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एक पूरा प्रीवियस का पूरा एक सेट है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये सोशल साइंस के क्वेश्चन है, इसको लास्ट तक देखना। ये क्लास जो है आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे जो क्लास मिलती है इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर चुके हैं एंड साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज क्लासेस भी मिल रही हैं जो कि न्यू एनसीईआरटी पे आधारित है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 बजे की जो क्लास होती है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग सीडीपी है, हिंदी है, ईवीएस है, मैथ है, तो ये सारी सब्जेक्टें हम लोग 3 बजे की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने 3 बजे की क्लास नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं। उसमें भी हम लोग जो है प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो 3 बजे एंड 5 बजे की क्लास आप ज्वाइन करिएगा। पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आज के जो क्वेश्चन है सोशल साइंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम से मिलती रहे एंड आपको क्लासेस भी यहाँ से मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, यानी अदर्शन और रीजन के आपको क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा ये पेपर जो है हाई लेवल का बना हुआ है। तो इसमें आपको अदर्शन और रीजन के क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में देखने को मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, बात कही गई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला है आदर्शन और रीजन का है। पहला है यानी कथन जो ए है उसमें कहा गया है चोल मंदिर जो है धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यानी जो चोल मंदिर थे पुराने टाइम में वो क्या थे, धार्मिक और सामाजिक साथ ही साथ सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यानी कि जो चोल मंदिर थे उनसे क्या है, समाज यानी समाज के जो तौर तरीके थे, संस्कृत कैसी थी उससे वो जुड़े हुए थे। ठीक है। जो कथन बी है ये है चोल काल से जो थे प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ जो प्रतिमाएं थी भक्तों की भी थी। यानी जो चोल का से मंदिर थे, जो उसमें क्या था, प्रतिमाएं जो थी वो देवी देवताओं की भी थी, और साथ ही साथ जो भक्त थे भक्तों की भी प्रतिमाएं वहां पर देखने को मिलती थी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी इसमें आपका ऑप्शन जो सही है 2 सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, किंतु ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल तो दोनों सही है, यानी स्टेटमेंट जो सही है दोनों, बट क्या है एक दूसरे के लिए जो सही नहीं है। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यानी कि चोल मंदिर जो थे वो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी रहे, क्योंकि उनसे जो क्या था, मंदिर जो थे उनसे धार्मिक संस्थाएं जुड़ी हुई थी। साथ ही साथ जो चोल मतलब मंदिर थे उसमें देवी देवताओं की तो मूर्तियां मिलती ही थी, बट उसके साथ साथ जो भक्ति मतलब जो भक्त लोग थे उनकी भी प्रतिमाएं वहां पर देखने को मिलती थी। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी स्पष्टीकरण सही से नहीं कर पा रहे हैं। अगला है क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों के समय जो है तारीख के लेखकों ने जन्मदिन अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की जो है सलाह दी। तो पहला मतलब कथन ए है। कथन बी है उनके विचारों से जो है सारे लोग सहमत होते थे। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यानी 32 का, इसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही है, यानी ए सही है, किंतु आर जो है वो गलत है। क्योंकि जो मतलब दिल्ली सुल्तान के मतलब दिल्ली सल्तनत के समय जो तारीख के जो लेखक थे वो जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। ठीक है, उस पे क्या थे, वो सलाह देते थे, लेकिन उन पे जो सभी लोग सहमत नहीं होते थे। यानी सभी लोगों का विचार जो है, जो लोग विचार देते थे उस पे सभी लोग सहमत नहीं होते थे, सभी लोगों को वो बातें अच्छी नहीं लगती थी। यानी कुछ लोग जो थे वो सहमत होते थे, कुछ लोग जो है समर्थन करते थे, पर ये कहना गलत होगा कि पुराने टाइम में सभी लोग जो है समर्थन करते थे। तो ए तो ऑप्शन आपका सही है, लेकिन किंतु जो है आपका बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन 33 जो है, इसमें बात कही गई है रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने को मतलब अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो अभिलेख थे उसमें इन्होंने अपने अपने आप को ऐसे मतलब व्यक्त किया था कि जब लोग पढ़े उसके बारे में अभिलेख पढ़े तो उनको ये फील हो कि ये रजिया जो है महिला ना होकर के पुरुष हैं। ठीक है, तो ये भ्रम जो था इन्होंने पैदा किया था लोगों में। कथन बी जो है तारीख के लेखकों ने सामाजिक सामाजिक तथा लिंग भेद को
आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए जो है गलत है किंतु बी जो है वो सही है। यानी कि जो रजिया थी, रजिया ने अभिलेखों में ये नहीं लिखा था कि हम पुरुष मतलब हम पुरुष हैं, ठीक है। उन्होंने जो है गलत जो है मतलब भ्रम लोगों में पैदा नहीं किया था। तो इसमें आपका ए जो है वो गलत है किंतु बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोगों को मतलब लोग ये जानते थे कि रजिया जो थी वो निपुण थी, वो कुशल शासक बन सकती थी, अच्छी योद्धा थी, लेकिन क्या था ये महिला थी, इस वजह से इनको गद्दी पर कुछ टाइम के लिए तो रखा गया, इन्होंने कुछ टाइम तक दिल्ली पर शासन किया, लेकिन जल्द ही इनको बाहर कर दिया गया और साथ ही साथ इनकी हत्या भी कर दी गई थी, क्योंकि ये काफी कुशल थी लेकिन ये महिला थी, इस वजह से लोग जो है इनको अप्रिशिएट नहीं करते थे, इनको मानते नहीं थे। तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 34 जो है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने जो है सुलह एक कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, ठीक है। कथन बी जो है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ जो है बनी कि जो विद्वान जो है धार्मिक रीति और मान्यताधरता पर बल देते हैं वे अक्सर जो है कट्टर होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए जो है स्टेटमेंट बी है, यानी 34 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और ए जो है कारण भी बन रहा है बी का, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे अदर्शन और रीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी ये क्वेश्चन जो है ये सेट जो है थोड़ा सा टफ है, तो इसमें आपको ज्यादातर अदर्शन और रीजन के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबंद समाज जो है ज्यादा सरल हो गया, यानी दिल्ली के सल्तनत काल में क्या हुआ, मुगलों के काल में श्रेणीबंद समाज जो था वो ज्यादा सरल हो गया। कथन बी जो है, जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, यानी जो जनजाति लोग थे वो कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे, वो एक ही साथ इंक्लूड थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी ए जो है आपका गलत है किंतु आर जो है वो सही है, क्योंकि पुराने टाइम में जो जनजाति के लोग थे वो कई अलग वर्गों में विभाजित नहीं रहते थे, वो सब एक साथ रहते थे अपना, ठीक है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यानी स्टेटमेंट ए जो दिया गया है उसमें बात कही गई दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबंद जो है समाज ज्यादा सरल हो गया था, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि पुराने टाइम में जो था समाज इतना सरल नहीं था, इतना जीवन यापन करना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे कर देने पड़ते थे हमको, जो राजा लोग थे उनके अकॉर्डिंग जीना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी ए जो है आपका गलत है, बी आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का जो है एक संघ बनाने का आह्वान किया, ठीक है। स्टेटमेंट जो बी है, बहादुर शाह जफर ने सन 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने जो स्थिति रातों रात पीड़ित बागवतियों के पक्ष में बदल दी। तो बहादुर शाह जो जफर थे उन्होंने क्या किया था, रातों रात जो पीड़ित बागवतियों थे उनके पक्ष में बदल दी थी। तो स्टेटमेंट जो आपका है यानी क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, एवं आर ने जो है बी को सुनिश्चित किया है, यानी सही एक्सप्लेस मतलब सही व्याख्या की है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, यानी कि उपनिवेशिक काल में जो महिलाएं थी और जाति में सुधार के संबंध में कौन सा जो है विकल्प इसमें गलत है। पहला है, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, या फिर आपका बी होगा यानी सेकंड होगा, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू धर्म ग्रंथों पर जो है विचार विमर्श किया, या फिर पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह जो की स्थापना की, या फिर प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में जो मदद मिली। तो 37 जो है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू जो है ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका 2 ऑप्शन सही है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 पे। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? यानी जो तेलंगाना है वो पहले किस राज्य का हिस्सा था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश राज्य मतलब आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। ये आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 39 पे। 39 जो है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ए है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को जो है सूचना पहुंचानी चाहिए। बी है, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। सी है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें आपका जो है बात कही गई लोकतंत्र में संचार माध्यम का सही भूमिका क्या है, यानी जो आप सोशल मीडिया जो है इसका सही माध्यम जो है वो क्या होना चाहिए। तो इसमें आपका जो है 39 ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए आपका सही है और आपका सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका गलत है। यानी इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को है सूचना पहुंचानी चाहिए, यानी जो सोशल मीडिया है इसके अनुसार आप टीवी के माध्यम से, एलसीडी के माध्यम से, मोबाइल है, तो सभी के माध्यम से आप न्यूज के माध्यम से क्या है इंफॉर्मेशन आपको सारी मिलती रहती है। तो क्या इसमें बात कही कि नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। सी जो है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, यानी इसके जो क्या बेनिफिट है, क्या इसके नेगेटिव पक्ष है, तो यानी सब पे चर्चा करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई नेता अच्छा खासा अच्छा पैसा वाला तो उसको मतलब उसके जो हरकतें हैं वो दबाई जाएं, ऐसा नहीं, सारे दृष्टिकोण पे चर्चा होनी चाहिए। तो आपका ए भी सही है और सी भी सही है, लेकिन बी जो आपका है वो ऑप्शन गलत है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी जो है चित्रण का उदाहरण नहीं है। तो पहला है प्लास्टिक के विज्ञापन में एक महिला का जो है मेकअप करना, या फिर लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का जो है मेकअप करना, या फिर गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को जो है पति द्वारा ऑफिस छोड़ जाना। क्योंकि इसमें बात कही गई उदाहरण नहीं है, रूढ़िबद्धता चित्र, यानी कि जो सदियों से बनी आ रही धारणाएं हैं कि महिलाएं जो घर का काम करेंगी, पुरुष जो है वो बाहर का काम करेंगे, तो ये जो धारणा बनी चली आ रही है उसमें से कौन सा एक इसमें उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। थर्ड है स्पोर्ट्स, जूते के विज्ञापन में एक लड़की जो है फुटबॉल खेलती हुई, या फिर चाय के विज्ञापन में माँ का सुबह चाय बनाना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी स्पोर्ट्स के जूते के विज्ञापन में एक लड़की जो है फुटबॉल खेलती हुई दिख रही है, तो इसमें आपका यही उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी लिपस्टिक के विज्ञापन में महिला मेकअप कर रही है तो ये रूढ़िवादी जो चित्रण है ये है इसमें। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ जाना, ये भी है। चाय के विज्ञापन में माँ का सुबह चाय बनाना, ये भी आपका, लेकिन इसमें जो बात कही गई नहीं है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है इसमें नहीं दर्शा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे लड़का होता तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें जेंडर यानी जो रूढ़िबद्धता बनी हुई है, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ लड़की जो है विज्ञापन कर रही है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव पूछा है किसमें जो है रूढ़ि जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं दर्शा रहा है, तो इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है नीचे दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। पहला है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, या फिर बी है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा जो है आपका हो जाएगा महाद्वीप, यानी किस महाद्वीप की विशेषता है। तो पहला है दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, या फिर अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है 4 सही हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसकी विशेषता क्या है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से कौन महाद्वीप स्थित है, आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं
तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, यानी जैसे आप सूर्य से दूर होते जा रहे हैं तो ग्रह जो होते हैं उनका आकार जो है कम होता जाता है या फिर घटता जाता है। या फिर सेकंड होगा सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और जो है तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों के बने होते हैं। या फिर थर्ड होगा ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। या फिर ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि जो है वो घटती जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी जैसे आप सौरमंडल में सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण हो रहा होता है उसकी अवधि बढ़ेगी। यानी आप जब दूर होंगे सूर्य से तो आपकी दूरियां बढ़ेंगी, तो जब दूरी बढ़ेगी तो आप जब इसका चक्कर काटोगे तो आपको टाइम लगेगा। यानी अगर आप पास में हो सूर्य को तो आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप दूर हैं तो आपको राउंड लगाने में टाइम लगेगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती, यानी जो पृथ्वी है वो अपनी जगह पे झुकी हुई, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो अगर वो झुकी ना होती तो क्या होता? पहला है जो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, यानी जो रेखाएं वो एक दूसरे से क्या होती, मिल जाती। या फिर प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। या फिर किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। या फिर डी होगा किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है, ए और सी। ए ऑप्शन आपका सही है और सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें आपका यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी है, क्वेश्चन जो बात कहा गया है इसमें कि कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता, तो इसमें आपका ए ऑप्शन है, यानी कि जो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाते। ठीक है, और आपका सी जो है किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम संबंधी जो परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आपका ए और सी ऑप्शन सही, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 44। इसमें बात कही गई है भारत में जो है शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और नहीं विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है मौसम, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। या फिर यह मौसम मानसून के आगने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, यानी 44 का ऑप्शन जो सही है। देखिए इसमें जो है ऑफिशियल आंसर की में आपका आंसर दिया गया है, फर्स्ट भी सही है और आपका सेकंड भी सही है। ठीक है, यानी जो ऑफिशियल आंसर की आई है इस क्वेश्चन की, तो उसमें ए भी सही बताया गया और सेकंड भी सही है। अब इसमें सीटेट ने किसको वेरीफाई किया है, क्योंकि सीटेट ने ऑफिशियल आंसर की में दोनों आंसर गिवन किए हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे यही लगता है कि सबको एक नंबर फोकट का मिल गया होगा, क्योंकि जब ऐसी कुछ कंडीशन होती है तो सबको नंबर दे दिया जाता है। तो इस वजह से शायद इसमें नंबर जो है सबको मिल गया होगा, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की में गिवन है। तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका कौन सा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की में वो दोनों दिए गए हैं। देखिए मैं आपको कुछ गलत नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की में दिया है आंसर मैं आपको वही बता रही हूँ। तो इसमें दोनों आंसर दिए गए थे, इसलिए मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो आपका महानदी एवं गोदावरी है, या फिर कृष्णा एवं कावेरी है, या फिर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है, या फिर नर्मदा और तापी है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, यानी कि 45 जो है इसमें आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये ध्यान रखना कि सुंदरवन का निर्माण कौन करता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दिए गए लक्षणों यानी ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। पहला है आंतरिक
अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो है इस परत में आने पर जल जाते हैं, यानी जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड आते हैं तो पृथ्वी पर आते आते क्या होता है, वो बीच में जल जाते हैं। ठीक है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो घटता है। तो कौन सी जो है मंडल की विशेषता बताई जा रही है, आपका मध्य मंडल है या फिर क्षोभ मंडल है या फिर वह बाह्य मंडल है या फिर समताप मंडल है। तो क्वेश्चन में जो 46 है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मध्य मंडल की ये विशेषता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो आते आते जल जाते हैं जो है आपका मध्य मंडल पर। ठीक है, और साथ ही साथ इस परत पर जो आप बढ़ती ऊंचाई के साथ होते हैं तो तापमान घटता है। तो इसमें आपका मध्य मंडल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और जो क्षोभ मंडल होता है वहां पर क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। लेकिन जहां पर समताप मंडल होता है तो समताप मंडल पर कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है, वहां पर एरोप्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। 47 है, इसमें बात कही गई है आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ या फिर वही मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ या फिर वायु दाब के साथ या फिर मौसमी पवनों के साथ। तो इसमें बात कही गई आतपन जो है का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा के साथ आतपन का संबंध है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 पे चलते हैं। 48 है उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का जो है मिलान कीजिए। इसमें आपको क्या है, मैच करना है। तो 48 जो आपका है क्वेश्चन, इसमें आपके आंसर हैं, यानी जो आपका है शंकुधारी वन जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये नरम कास्ट वाले जो है सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरी जो वनस्पति है ये आपकी कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। तो इसमें आपका जो है 4 सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अब ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट का थर्ड किस में दिया है। देखिए ए में भी दिया है और 4 में भी दिया है। तो अब हमको एक से तो आंसर मिला नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी पे जाएंगे। बी जो बात कही गई थी भूमध्य सागरीय वनस्पति जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका जो आपका ऑप्शन था महाद्वीपों महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। तो इसमें आपका जो सेकंड का 4 हो जाएगा। तो सेकंड का 4 आपका 4 ही ऑप्शन में दिया है। आप ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप ऐसे मैच करके भी जो है आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कम टाइम लगेगा। आप टाइम ऐसे ही आप बचा पाएंगे एग्जाम हॉल में, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, समझने में आपको टाइम लगेगा। तो ऐसे में आपका पेपर जो है छूटेगा। तो हमको क्या करना है, थोड़ा बहुत शॉर्टकट तरीका भी अपनाना है। और ये सब कब आएगा, जब प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस इनफ करोगे तो आप कम टाइम में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ जो है एनसीईआरटी फॉलो करिए, आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट का जो है थर्ड सही था और 4 का आपका यानी बी का आपका 4 सही था। ठीक है, यानी कि इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला है डी शीतोष्ण जो सदाबहार वन होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो इसमें आपका डी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 49 पे। दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। यानी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोनों, उस पे क्या है, कौन सा इसका सही है कौन सा गलत है। पहला है सहारा रेगिस्तान एक समय में जो है पूर्णतः हरा भरा मैदान था। यानी जो सहारा रेगिस्तान इस टाइम सूखा है, तो क्या पुराने टाइम में एक समय ऐसा था जब वो पूरी तरह से हरा भरा था। बी जो है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां जो है दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और आर यानी ए और बी दोनों सही हैं कि जो आपका सहारा रेगिस्तान है एक टाइम में क्या था, बहुत हरा भरा था। और आपका बी भी ऑप्शन सही है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 50 पे। अगला क्वेश्चन जो बात कही गई है इसमें, यानी कि
डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। तो पहला है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में जो है डॉल्फिन पाई जाती है, यानी आलवड़ जो जल होते हैं उसमें क्या है, डॉल्फिन पाई जाती है। बी जो है, डॉल्फिन जो है अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सी जो है, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता जो है, शुद्धता का पता चलता है। तो इसमें आपका आंसर जो है सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए, बी और सी तीनों क्या है, सही हैं। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो आलवड़ जल में जो डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, डॉल्फिन जो है अभयारण्य बिहार राज्य में भी अवस्थित है और डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता भी चलता है। तो यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही। ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 51st पे। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है, यानी जो बायोगैस है वो किस किस का मिश्रण है। पहला है, मीथेन और हाइड्रोजन का है, मीथेन और हीलियम का है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का है, या फिर मीथेन और नाइट्रोजन का है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा, यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बायोगैस मिश्रण होता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यानी अगर कोई रिसोर्स है तो उसका क्या है, आर्थिक मूल्य होगा। बी जो है, समय और प्रौद्योगिकी दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी प्रौद्योगिकी जो है और समय है, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। पुराने टाइम के जो मतलब जो साधन है और आज के टाइम के जो साधन है काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो समय के साथ जो है प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है, यानी जो नए नए आविष्कार होते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ए जो है गलत है परंतु बी जो है वो सही है, यानी सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। तो ये कहना गलत होगा। जरूरी नहीं है कि सभी जो संसाधन है उनका आर्थिक मूल्य ही हो। ठीक है, लेकिन जो बी ऑप्शन है आपका सही है, समय और प्रौद्योगिकी दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं, यानी समय के साथ परिवर्तन होता है और प्रौद्योगिकी जो आविष्कार हो रहे हैं इनका भी महत्व है, क्योंकि इसी के द्वारा क्या है, परिवर्तन हो रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो इसमें आपका ए जो है वो तो गलत है, लेकिन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 53। इसमें बात कही गई है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सेकंड है परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जल विद्युत, या फिर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ईंधन, या फिर कोयला ईंधन और बायोगैस। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ये क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह में आते हैं। तो यानी इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है। तो कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी दिया गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है। इसमें आपका जो था 53, अब जो है क्वेश्चन नंबर 54, इसमें जो है मैच करना है, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का है विकास का प्रयोग, मतलब विकास व प्रयोग का स्तर। तो विकास व प्रयोग का स्तर क्या होगा, इसमें आपका होगा वास्तविक और संभाव्य, यानी कि आपका सही है। उद्गम जो है, उद्गम का आपका सेकंड, ये भी सही है। जैव और अजैव, वितरण का जो है सर्वव्यापक और स्थानीय, और आपका भंडार का जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो इसमें आपका आंसर जो है यानी सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि इसमें सारे जो मैच किए गए हैं वो सही हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं वो सही पाए गए हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी कि वितरण जो है इसमें आपका सर्वव्यापक और स्थानिक होगा, तो ये भी सही है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ये आपका डी में होगा, तो ये भी आपका सही है, यानी कि इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे।
कथन ए और बी, इसमें भी जो है देखना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण जो है घास वाले मैदान जो है बनने लगे, यानी काफी ज्यादा गर्मी पड़ी तो क्या हुआ, घास वाले मैदान जो है बनने लगे। जो इसमें बताया गया है बी ऑप्शन में, यानी हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और जो मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, यानी जब घासें बढ़ी यानी उनके खाने की जो चीजें थी वो उपलब्ध होने लगी, तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी जो आपके बारहसिंगा थे, बकरी है, भेड़ है, मवेशी है, जानवर, उनकी संख्या बढ़ी। तो इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा 55 का 2, यानी ए और बी दोनों सही है, किंतु ए जो है बी का सही कारण नहीं है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी जो पुरा स्थल है उसके बारे में कौन सा इसमें कथन सही है। ए है वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, या फिर बी होगा ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, यानी जो पुरा स्थल है, या फिर ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, या फिर ये समुद्र और नदी के तल में जो है कभी नहीं पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है 56 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी केवल ए ऑप्शन आपका सही है, यानी वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, पुरा स्थल कहते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 57, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसके लोग क्या बनाते थे। तो आपका पहला है पत्थर की मूर्ति, यानी पत्थर की मोहरे बनाते थे, या फिर पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, या फिर लोहे से बनी जो मतलब तकलियां, या फिर सोने से बने बर्तन। तो क्वेश्चन नंबर जो 57 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी ए और डी, यानी जो है पत्थर की मोहरे बनाते थे हड़प्पा सभ्यता में लोग, और साथ ही सोने के बर्तन भी बनाते थे। तो ए और डी आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मोहरे बनाते थे और मूर्तियां भी बनाते थे, सॉरी बर्तन भी बनाते थे सोने के। तो ये ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, एक महापाषाण कब्र में जो कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो हड्डियों की संरचना देखेंगे तब पता चलेगा, या फिर कंकालों के साथ मिले आभूषण से पता चल जाएगा, या फिर कंकालों के आकार से पता होगा, या फिर कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, इससे पता चलेगा। क्योंकि पुराने टाइम में क्या था, ये माना जाता था कि जब लोग मर जाते हैं तो उसके बाद भी उनका जीवन रहता है, तो जब उनको दफनाया जाता था कब्र में तो उन्हीं के पास में जो है खाने की सामानें रख दी जाती थी, बर्तन वगैरह भी रख दिए जाते थे कि जब ये लोग अपना खाएंगे बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारा मतलब पुराने टाइम में प्रोसेस होता था। तो कैसे पहचान करेंगे कि जो कंकाल मिला है वो पुरुष का है या फिर महिला का है। तो 58 जो है इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही है, यानी केवल ए। हड्डियों की संरचना से आप पता लगा लेंगे कि ये जो हड्डी कंकाल है ये पुरुष का है या फिर महिला का है, क्योंकि कंकालों के साथ मिले आभूषण से आप गेस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे आभूषण होंगे जो महिलाएं भी पहनती होंगी और पुराने टाइम पुरुष भी उसका यूज करते होंगे। कंकालों के आकार से भी आप पता नहीं लगा सकते। कंकालों के साथ मिले खान पान, यानी खाना तो लेडीजें भी खाती हैं पुरुष भी खाते हैं, तो इससे भी आप गेस नहीं कर सकते। लेकिन हड्डियों की जो संरचना होती है, जो उनकी बनावट है, आप उनसे पता कर सकते हैं कि पुरुष का कंकाल है या फिर महिला का कंकाल है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 59 पे चलते हैं। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में जो है निम्नलिखित को सजाइए, यानी आरोही क्रम में क्या करना है, आपको सजाना है। तो पहला है वेदों की संरचना की शुरुआत, या फिर महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, या फिर इनाम गांव में कृषकों का निवास, या फिर चरक। तो इसमें क्या है, सीक्वेंस में लगाना है आरोही क्रम में। तो 59 जो है इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी आपका सही है, और सी भी सही और डी भी सही, यानी क्या सीक्वेंस में ही लगे हैं, आरोही क्रम में ही लगे हैं। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वेदों की जो है रचना की शुरुआत हुई पहले, फिर हुआ महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, फिर हुआ आपका इनाम गांव में कृषकों का निवास शुरू हुआ, फिर जो चरक थे, यानी आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन, हाल के काल से शुरू करके आरोही क्रम में जो है निम्नलिखित को सजाइए, यानी उल्टा आपको लिखना है। तो पहला है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, जो नगर आय सिक्के थे, या फिर उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुई, या फिर अरिकामेडु जो पतन में बसना, या फिर संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो इसमें आपका आंसर जो है फर्स्ट सही होगा, यानी कि सबसे पहले सी होगा, फिर आपका डी है, फिर आपका ए है, फिर आपका बी होगा, यानी कि अरिकामेडु पतन में क्या था, बसना सबसे पहले हुआ, फिर डी आया, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत हुई, फिर लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी हुई, धीरे धीरे क्या लोहे के प्रयोग बढ़ने लगे, यानी लोहे के औजार जो है लोग प्रयोग में लाने लगे, फिर आपका जो है बी होगा, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत हो गई। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन जो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आगे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइए कितना आपका स्कोर हो पा रहा है, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो 30 ऑफ आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट में बताइएगा। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग हो चुकी है, या फिर ज्योग्राफी हो चुकी है, या फिर आपकी जो पेडागोजी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको हिस्ट्री के भी देखने को मिले स्टार्टिंग में, फिर आपको ज्योग्राफी के भी देखने को मिले, और फिर आपको क्या है कुछ क्वेश्चन जो थे पेडागोजी के भी आपको देखने को मिले हैं। अगर आपने ध्यान से क्लास देखी होगी तो आपको क्या करना है, अब कमेंट में बताना है कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है, क्योंकि आपका एनालिसिस हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो आप वहां पे ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि अब जो टाइम है आपके पास ज्यादा बचा नहीं है, यानी क्योंकि एक महीना पता नहीं चलता है कहाँ पे जाएगा। अब आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी। अगर आपने अभी शुरुआत नहीं की है सीटेट की प्रिपरेशन की, तो अभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है। क्वेश्चन पूछने का लेवल जो है वो हाई हो रहा है। तो सीटेट अगर आप अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, यानी एनसीईआरटी फॉलो करिए और फिर प्रीवियस के क्वेश्चन अच्छे से करिए। आपका सीटेट पेपर 1 हो या 2 क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। अगर आप दोनों क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं 3 बजे एंड 5 बजे की, तो आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे सीटेट की प्रिपरेशन की थी, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो गया था, तो आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको करना क्या है, बस 3 बजे और 5 बजे की क्लास दोनों ज्वाइन करनी है, क्योंकि 3 बजे की क्लास में हम लोग सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। एक टॉपिक रह गया है डिसेबिलिटी से, तो वो भी हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी पूछता है, आपके सीडीपी में भी पूछता है। ठीक है, तो उसकी भी क्लास आपको जल्दी मिलेगी। तो बाकी जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी जो है चल रहे हैं 3 बजे की क्लास में, तो वो भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत रहता है कि कहाँ से ढूंढें कैसे करें, तो इसलिए आपको क्या है 3 बजे की क्लास में सारी सब्जेक्ट के प्रीवियस के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। लेकिन साथ ही साथ आपको अगर मैं नहीं अभी अच्छे से आपको समझा पाती होंगी, तो भी आपको क्वेश्चन मिल जाते होंगे, आपको आंसर भी मिल जाता होगा कि हाँ इसका आंसर सही होगा, तो आप खुद से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप 3 बजे की क्लास ज्वाइन करिए एंड 5 बजे की करिए, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी आपको क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप बीपीएससी की क्लास कर रहे हैं तो डेली जो 2 बजे क्लास होती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।